ही महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, बिहार कांग्रेस के लिए भी। वैसे तो हमारे राष्ट्रीय और युवा नेता आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा साहब बार बार बिहार आए हैं, लेकिन इस कक्ष में विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार आए हैं, इसलिए हम यहाँ का स्वागत करते हैं। मंच पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी हैं, मंच पे पूर्व सीएलपी लीडर डॉक्टर शकील खान साहब हैं, मंच पे हरियाणा के 6 वार्ड के माननीय विधायक पूर्व मंत्री रावबीर सिंह साहब हैं, आदरणीय कपिल देव यादव जी हैं। प्रेस वार्ता प्रारंभ होने से पहले एक परंपरा रही है हमारे बिहार की, हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो सर्वप्रथम निवेदन माननीय अध्यक्ष जी से करेंगे किसी भूपेंद्र हुड्डा साहब का 100 खिलाफात और उसके साथ स्वागत करेंगे। जरूरी है ठीक है। सर थैंक यू सो मच। अब हम सब प्रथम अनुरोध करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी से राजनीति का संवाद करें। सम्मानित मंच पर आज के इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हरियाणा के कांग्रेस परिवार के सदस्य और लोकसभा में पार्लियामेंट के मेंबर्स, CWC के मेंबर्स, सम्मानित दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बाएं तरफ उपस्थित जो हरियाणा के ही हैं राव साहब हैं, ये 6 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे। मैं उनको भी सम्मान और अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे पूर्व सीएलपी सम्मानित शकील अहमद खान साहब, मुख्य प्रवक्ता हमारे मीडिया के राजेश राठौर जी, मंचासीन हमारे कपिल देव प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित मनोज जी हैं, गुरदयाल सिंह जी हैं, नरेंद्र जी हैं और सभी हमारे मीनर जी हैं और सब हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण, नेतागण और आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तमाम साथियों, आप सब के चेहरे को मैं जानता हूं, इसलिए मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम ये विशेष प्रेस वार्ता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रतिनियुक्त हमारे दीपेंद्र हुड्डा साहब प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके पहले मैं 1-2 सेकंड के लिए हल्की सी ब्रीफ कर दे रहा हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि केंद्र सरकार ने धुआंधार बिल, विधेयक पारित करती है और वो वही विधेयक पारित करती है जो देश 2 व्यक्तियों को लाभ देने के लिए, और अब एक कड़ी जुड़ा है, विस्तार हुआ है, उसमें तीसरे व्यक्ति खास करके अमेरिका को, ट्रंप को लाभ देने के लिए ये सारी यूएस ट्रेड डील हुए हैं, जो बिहार ही नहीं पूरे देश के किसानों के हित में नहीं है। उसी से संदर्भित हमारे हुड्डा साहब आपको संबोधित करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में एक तरफ सुखाड़ है, दूसरे तरफ दहाड़ जो है दहाड़ है, मतलब बाढ़ के है,
और उस परिस्थिति में जब यूएस ट्रेड बिल आई तो बिहार के किसानों के लिए एकदम जो है स्थिति भयावह हो गई। आप जानते हैं कि बिहार में कृषि उत्पादन क्षमता पहले से घटी और घटने का एकमात्र कारण है कि किसानों के अपनी खेती के जो मूल्य है, जो उनकी लागत है, वो भी नहीं आ रहे। डीजल महंगे हुए, ट्रैक्टर महंगे हुए, इसके बाद मजदूरी महंगे हुए, नरेगा को आपने खत्म कर दिया, नरेगा से मजदूर मिलते नहीं हैं तो वो भी खत्म कर दिया। इसके बाद खाद के पैसे, बीज के पैसे, कुल मिला जुलाकर यदि प्रति हेक्टेयर जमीन का भूमांक को देखेंगे तो किसान आज अपने खेत को वीरान और यूं ही छोड़ने पर मजबूर है। उसी परिस्थिति में जो है मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी यूएस ट्रेड बिल लाई जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, किसानों की दुर्दशा होने वाली है। इसलिए यहाँ पे मखाना की खेती होती है, बाजरा की हो जाती है, इसके बाद खरीफ फसल और जिसकी जो देखते हैं कि वर्षा आधारित जो है जो कृषि है उसकी भी हालत खराब है। किसान के कई जगह इंडस्ट्री के नाम पर 2 रुपये प्रति हेक्टेयर जमीन आप दे रहे हो अडानी अंबानी को, किसान को उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे हो। विश्व स्तरीय जो आम की खेती थी कहलगांव में, बिना कहे 2 रुपये जो है अडानी को बिजली उत्पादन के लिए एक्सपेंशन के लिए उन्होंने दिया। तो इन सब बातों के लेकर के मैं इतना आपके सामने जरूर कहूंगा कि देश की लड़ाई हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से संसद के अंदर संघर्षों का दिन है, उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता नेता किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के संघर्षों के साथी बनने के लिए आपके बीच देवेंद्र होदा साहब जो है आपको संबोधित करेंगे। मैं इन्हीं के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और माइक देता हूं कि आप पूरे विस्तार से संबोधन करने का कृपा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में आज इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता में उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष नरेश जी, हमारे पूर्व सीएलपी के लीडर आदरणीय शकील जी, हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे साथी रावधान सिंह जी, हमारे राजेश राठौर जी जो प्रवक्ता हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी प्रेस के साथियों, आज की हमारी प्रेस वार्ता का विषय जो भारत अमेरिका की डील हुई, ट्रेड डील, उसमें कैसे भारत देश के हितों की बलि चढ़ाई गई, हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के अलग अलग अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स का को किस तरीके से के लिए नुकसानदायक ये डील है, इसको लेकर हमारी प्रेस वार्ता है। इन अदर वर्ड्स, जो इस सरकार का नारा था आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत से लुढ़क के वो नारा अमेरिका निर्भर भारत क्यों बना इस डील के माध्यम से? जो मजबूत सरकार का इनका दावा था, वो मजबूत सरकार ऐसे मजबूर सरकार कैसे बन गई? ये आज प्रत्येक भारतवासी के मस्तिष्क में सवाल आते हैं और ये प्रश्न आपके बीच में, आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। ये भी हम बताएं, आज देश में 6 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर प्रदेश में नहीं है, बाकी हर प्रदेश में बाकी सेकेंड फेज में करेंगे हम।
मगर आज 6 प्रदेशों में है जहां के किसान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसे ध्यान दें। अब मैं बिंदुवार आता हूं। ये कैसे ये डील हुई, किन हालातों में डील हुई, उस पर मैं ज्यादा विषय पे नहीं जाऊंगा, वो सब आप जानते हैं। जो टैरिफ था पहले बढ़ाया गया 25%, 50%, किस तरह की भाषा बोली गई अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, लगातार कहा गया कि रशिया से तेल नहीं खरीदना भारत को देंगे, कहा गया कि पाकिस्तान से हमने समझौता कराया है, कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाकर व्हाइट हाउस में दावत दी गई, और जिस टोन और भाषा में पूरे विश्व जगत के सामने भारत के लिए जो टोन और भाषा बोली गई वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसमें देश का सम्मान नहीं बढ़ा था। और हमारे देश की तरफ से, हमारे देश के मुखिया की तरफ से कोई रिबटल या कोई एक भी वाक्य उसके जवाब में कहा नहीं गया था जो राष्ट्रपति अमेरिका ने कहे हमारे पास। और फिर एकाएक एक दिन पहले वेनेजुएला की जो नई सरकार बनी वहां के राष्ट्रपति का फोन आया, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बातचीत हुई, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में घोषणा कर दी कि हमने अब फैसला कर लिया तेल अब रशिया से नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान, हमने फैसला कर लिया, मतलब अमेरिका ने कर लिया, और हमने टर्म्स और सब कुछ फैसला कर लिया, 2 दिन में डील अनाउंस कर देंगे। और 2 दिन के बाद वो डील हुई, ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, 6 फरवरी 2026 को ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसको कहा गया। और फिर उस स्टेटमेंट वगैरह जब सब कुछ वॉशिंगटन से रिलीज हो गई, उसके बाद हमारी सरकार ने उसका स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की तारीफ भी करी और अमेरिका की भी कहा कि ट्रंप विश्व शांति के लिए बड़ा अच्छा काम है। ये बैकग्राउंड है। अब वो क्या एग्रीमेंट और क्या फ्रेमवर्क आया था, मैं उस पर आऊं और उसमें अब मैं किसान पे आऊं। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पूरी तरीके से देश को बड़ा देश का अहित हुआ है इसमें। पहली सीधी बात है, मोटी बात, कि जब अमेरिका के प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में आने पे ड्यूटी नहीं है, तो हमारे को 18% ड्यूटी जो है वो हमारे, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें 18% ड्यूटी लगेगी अमेरिका की। हिंदुस्तान में कोई अमेरिका का सामान आ रहा है, कोई मार्केट, कोई ड्यूटी नहीं। ये 18% की जो बात है, ये केवल हिंदुस्तान जब भेजेगा तो 18%, अमेरिका से जो आएगा उसमें नहीं। तो इसमें कहा अपने देश की और अमेरिका की कहा आपस में बराबरी का प्रश्न उठता है, किसी क्षेत्र में आए। पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहला जो ज्वाइंट फ्रेमवर्क है उसका अगर आप पहली बिंदु पढ़ो, पहली बिंदु वो एग्रीकल्चर की है। आज से पहले हमारी कृषि सेक्टर आज से पहले दुनिया के इंपोर्ट के लिए खोला नहीं गया था, और जो 1-2 प्रोडक्ट्स हमें जरूरत होती थी तो लाते थे हम बाहर से, हाई ड्यूटी लगाते थे, क्योंकि हमारा किसान खुद स्वयं सक्षम है। हम ना सिर्फ अपनी देश की आबादी का पालन पोषण करने में किसान सक्षम है, मगर एक्सपोर्ट करके दुनिया में हमारे किसान की साख है। हम तो सब कुछ पैदा करते हैं, हमें तो एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए, बाहर से हम मंगाए, ये कभी आज तक की किसी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, पहली बार ये हुआ। उसमें पहले जो पहली लाइन लिखी गई है उसमें सबसे पहली चर्चा उन्होंने करी है ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन, ड्राइड डीडीजी जिसे बोलते हैं, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन। अब ये नाम तो ऐसा लिखा गया कि पता नहीं क्या, मगर इसका क्या मतलब? इसका मतलब है मक्का। इन अदर वर्ड्स, अमेरिका में प्रोसेस्ड मक्का को ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन कहते हैं अमेरिका में। तो मक्का नहीं लिखा गया, वो ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन लिखा गया। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में मात्र 4.5 करोड़ मैट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुखता से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बिहार में भी बहुत से जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन करता है।
इसके विपरीत अमेरिका में 42.5 करोड़ मैट्रिक टन का मक्का का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ 4.5 करोड़, वहां पे 42.5 करोड़ मक्का का उत्पादन होता है, जिसके लिए अमेरिका के मार्केट में क्योंकि वहां पे उतनी ना आबादी है ना उनकी जरूरत है, वो दुनिया की मार्केट खोज रहे थे। अब वहां का मक्का 0 टैरिफ पे हिंदुस्तान में आएगा, हमारा किसान कहां जाएगा? सेकंड, ज्वार, समझौते में ज्वार को भी के भी बाजार खोलने की सहमति जता दी हिंदुस्तान ने। हमारे यहाँ 52 लाख मैट्रिक टन का ज्वार का उत्पादन होता है। ये सबसे बड़े प्रांत है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। अमेरिका में इसके विपरीत 87 लाख मैट्रिक टन सालाना ज्वार का उत्पादन सरप्लस जो भेजना जाता है 0% टैरिफ पे। तीसरा, सोयाबीन ऑयल की जो आयात की हमने अपनी मार्केट दे दी 0% है। हमारे यहाँ 153 लाख टन का सोयाबीन उत्पादन है, मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन है 12 करोड़ मैट्रिक टन सरप्लस। आप समझो, हमारा तो 153 लाख टन है, अमेरिका में 12 करोड़ मैट्रिक टन सरप्लस। वो सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, कोई और मिल नहीं रहा, तो हमने अपनी मार्केट खोल दी। यहाँ किसान जो पैदा कर रहा है उसका हमने उसकी परवाह करी नहीं। उसके बाद कपास में तो दौड़ी मार। आपको ये देखा होगा, 18% जो है, जो बड़ी बड़ी बात हो रही थी मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती के बारे में, अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती के बारे में, और हमारे को विश्व गुरु के रूप में दुनिया में समझा गया उसके बारे में। लेकिन बांग्लादेश के साथ समझौता अमेरिका ने किया, ट्रेड डील, और बांग्लादेश ने कह दिया कि बांग्लादेश से जो कपड़े आएंगे गारमेंट, उन पे 0% टैरिफ लगेगा अमेरिका, और हिंदुस्तान से जो आएंगे 18%। हमारा कंपटीटर बांग्लादेशी है, क्योंकि सारे गारमेंट या तो यहां बन रहे हैं या वहां बन रहे हैं। हिंदुस्तान में पानीपत, सूरत, त्रिपुर, लुधियाना, बहुत देश में सेंटर्स हैं जहां पे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हुई। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कपास से बुना हुआ यार्न चाहिए और कपड़ा चाहिए, तब जाके वो गारमेंट बनता है। अब कपास का किसान कैसे मारा गया? बांग्लादेश हिंदुस्तान से कपास ले रहा था, गारमेंट बनाकर अमेरिका में भेज रहा था। उसने अमेरिका ने 0% कर दिया, कह दिया कि आप कपास हमसे लोगे अमेरिका से। तो अमेरिका के पास सरप्लस कपास है। अब बांग्लादेश अमेरिका से कपास लेगा, कपड़ा बनाएगा, देगा। हमारा टेक्सटाइल वाले भी मारे गए, क्योंकि टेक्सटाइल वालों में हमारा जो गारमेंट है वो 18% पे, जो सारे सेक्टर भी मारे गए। और हमारा जो कपास है जो बांग्लादेश में जा रहा था, वो कपास भी वहां से बांग्लादेश से बंद हो जाए। तो कपास का जो हमारा किसान और कपास कहां का? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, हरियाणा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बहुत से प्रदेशों के अंदर कपास की हमारी खेती, नरमा कहते हैं हरियाणा के अंदर, कपास की खेती का भी भट्टा बैठ गया। और जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी भट्टा बैठ गया। और अब उस पे और जले पे नमक छिड़कते हुए पीयूष गोयल मंत्री जी ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर में मौजूद था होता है लोकसभा में, उन्होंने कहा कि हमने बात करी है कि बांग्लादेश वाली डील हमारे साथ भी हो जाए, वो कंडीशन, यानी कि अमेरिका से कपास मंगाओ, कपड़े बनाओ, अमेरिका भेजो तो 0%, यानी कि हमारे देश के कपास के किसान की जरूरत ही नहीं है पीयूष गोयल जी को। तो किसान के बारे में क्या सोचे? इसके अगला बड़ा झटका, भारत के फल मेवा उत्पादक यानी कि सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा, स्ट्रॉबेरी, केला आदि तथा मेवा उत्पादकों में बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, इन उत्पादकों को
अमेरिका से आयात को शुल्क मुक्त किया गया है, यानी 0% पे अमेरिका से आया। अमेरिका में इनकी इतनी ज्यादा सरप्लस है अमेरिका के उसमें कि आज ये सारा आएगा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों किसान इससे बड़े गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अगला पॉइंट, ये यहीं तक नहीं है, मखाना। अब मखाने का पॉइंट आपको याद होगा 2025 से पहले मखाना पे अमेरिका में जो मखाना इंपोर्ट होता है वो ज्यादातर हिंदुस्तान करता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है मखाने के एक्सपोर्ट की। मात्र 3.5% अमेरिका के पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो 3.5% से बढ़ाकर 50% होगी, अब 18 होगी, जो सारी होगी। यानी कि पिछले साल 3.5% जहां पे हो रही थी वो अब इस साल 18% है। और बीजेपी वाले कह रहे कमाल हो गया, 50% से घटाकर 18%। पिछले साल कितनी थी? 3.5%। 50% भी इन्हीं के राज में इन्होंने कराई और अब 18%, यानी कि कितना बड़ा नुकसान बिहार के मखाना प्रोड्यूसर को हुआ है, फार्मर को हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात, आखिरी पॉइंट जो लिखा हुआ उसमें कृषि में, वो लिखा हुआ है एडिशनल प्रोडक्ट। हमने ये मांग करी, स्टैंडिंग कमेटी में था, हमने मांग करी एडिशनल प्रोडक्ट को डिफाइन करो। मतलब आप या तो लिखो ही मत, सारे प्रोडक्ट्स को आप कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कौन से कृषि के उत्पादक है, तो कहा कि एडिशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बाद में सहमति बना के हम बताते रहे टाइम पे। यानी कि टाइम पर पता चले कोई और आ गया, गेहूं आ गया, धान आ गया, कुछ और आ गया, टाइम एडिशनल प्रोडक्ट दरवाजे खोल दिए, बाद में सहमति बनाएंगे और बताएंगे। तो बाद में किसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति अपने हवाई जहाज से कहते कि आज मेरा मन कर रहा है कि अब तो हम गेहूं भी बेचेंगे, तो हमारे देश का क्या स्टैंड होगा? ये सरकार ने नहीं किया, दुख की बात है। इसके साथ साथ एक और बात कही गई है कृषि क्षेत्र में, मैं कृषि का ही थोड़ा सा अच्छे से कवर कर रहा हूं, बाकी 2 पॉइंट और ब्रीफली कवर करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन लेंगे। कृषि में दूसरी चीज ये कही गई है कि जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रूप में आप हिंदुस्तान में अमेरिका से आएगा 0%। तो हमारी जो एक सिद्धांत रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम हिंदुस्तान की मार्केट में खासतौर पे खाद्यान्न और जो खाने की वस्तु है उनमें हम अवॉइड करें, अब वो कुछ नहीं बचा, अवॉइड अलाउ। दूसरी बात, अमेरिका अपने किसान को सालाना $16 बिलियन की सब्सिडी देता है। वहां पे प्रत्येक फार्म हजारों एकड़ का होता है, वहां की मात्र 0.1% आबादी की कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई है, किसान नहीं है वहां, बहुत कम किसान है। मैं भी 6 साल अमेरिका रहा, वहां 0.1% आबादी कृषि करती है, हजारों एकड़ के फार्म होते हैं और उनको $16 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। वहां का मक्का उगाने वाला किसान जब इस स्केल पे उगाकर 0% इंपोर्ट ड्यूटी में आ जाएगा, तो हमारे तो 6,000 रुपए मिलते हैं सब्सिडी, आप खुद बताओ। तो हमारा किसान जिसकी छोटी जोत है, यानी कि कम उसके खेत का साइज है, मगर ये सोचिए नहीं कि वो किसान दिखा नहीं, उस किसान की शक्ल दिखी नहीं, उस किसान का चेहरा क्या हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं आया जब इस तरह के डील पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अगला पॉइंट, किसान का तो मैंने बता दिया आपको कृषि क्षेत्र के लिए कितना खतरनाक ये फैसला है, उसका पूरी तरह हम विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसको रिजेक्ट करती है, हर तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी ने बात उठाई, लेकिन आपने देखा उनको उठाने भी नहीं दिया गया लोकसभा में। ये इनका लोकतंत्र की मर्यादा है। सेकंड पॉइंट, हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, वो ऊर्जा सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ये वही सरकार है। आज तक का ये स्टैंड रहा था कि हम अपनी ऊर्जा की, हम बहुत सा अपना कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ तेल का प्रोडक्शन नहीं, और इंपोर्ट करते हैं 51% हम इंपोर्ट रशिया और ईरान से करते हैं, सस्ते
रेट में करते हैं। और ये हमारी सरकार ही नहीं, मौजूदा सरकार का भी डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से पहले ये स्टैंड था कि भाई हम अपने स्वतंत्रता से फैसला लेंगे, जहां से सस्ता मिलेगी वहां से लेंगे, क्योंकि हमारे देश की आबादी को सस्ते में चाहिए। लेकिन जिस रोज अपने प्राइवेट हवाई जहाज से डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर करा कि भाई बंद करते, हमने फैसला कर लिया कि अमेरिका अब जो है भारत बंद कर देगा और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदेगा, वो उस बात पे भी सहमति। ये कैसे सहमति? और ईरान से तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ईरान से तो पहले ही मई 2024 में अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी कि ईरान से भी कच्चा तेल नहीं खरीद सकता भारत। उसको एक साल बाद स्वीकार भी कर लिया गया था। ये पहले ही वहां से ये सरकार बैकफुट पे आना शुरू हुई थी। आज दुख की बात यह है, अब फरवरी 2022 से फरवरी 26 के बीच में रूस से भारत ने 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल लिया है और सस्ती दरों की वजह से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2 लाख करोड़ की बचत केवल रूस की बता रहा हूं। और जैसे मैंने कहा, इतना हिंदुस्तान 40% रूस से लेता है, 11% ईरान से लेता है, 51% तेल इन 2 देशों से ले रहा था। लेकिन ये फैसला वाशिंगटन में किया गया, ये फैसला होना चाहिए था दिल्ली में, अपने देश की जनता को देखते। लेकिन ये फैसला वाशिंगटन में लिया गया। ये भी हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश की समृद्धता, देश की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विश्वास नहीं करेगी। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय हितों को की बलि नहीं चढ़ने देगी। ये हमारा संकल्प है। भारत राष्ट्र और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। कोई ट्रंप सर्वोपरि नहीं है, तो अमेरिका सर्वोपरि नहीं है। ये हमारा मानना है, हमारी विचारधारा है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आखिर में एक और चीज कही गई, ये बड़ा खतरनाक, कि हिंदुस्तान ने ये वायदा किया, हिंदुस्तान ने, कि अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का सामान हम खरीदेंगे। पहले ये बात आई कितनी अवधि में, फिर इन्होंने क्लैरिफाई किया 5 साल। पहले तो ये नहीं समझ में आया कि भाई ये 1 साल में 5 साल में कितने, ये हम खरीदेंगे 5 साल में। यानी कि अब मैं इसका तुलना बता दूं, 5 साल में 500 बिलियन। मौजूदा समय में 2024 में हमने अमेरिका से 43 बिलियन का सामान खरीदा, 43 बिलियन। और ये एक्स्ट्रा खरीदेंगे, 500 बिलियन का एक्स्ट्रा खरीदेंगे, हर साल 100 बिलियन का एक्स्ट्रा खरीदेंगे, यानी कि 43 बिलियन से, यानी कि अगले साल में 143 बिलियन। अब आप अंदाजा इस बात का लगाना कि हमने लगभग अमेरिका को 81 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया। अमेरिका को इतना 81 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। 81 बिलियन पे ड्यूटी को बचाने के लिए आपने 143 बिलियन खरीदने की बात करी, यानी कि वहां के किसान, वहां की इंडस्ट्री 143 बिलियन का सामान बना के हमारे देश में लाएंगे। यानी कि 81 बिलियन पे 18% का अर्थ ये है कि लगभग 15 बिलियन की सेविंग के लिए। और अगर उतनी आपने 143 बिलियन लागत का आपने, यानी कि आपको 10 गुना अगर आपका एक्सपोर्ट वहां जाएगा, 10 गुना बढ़ेगा अगले साल, तब जाके बैलेंस होगा। आपको अपना अमेरिका में एक्सपोर्ट जो कि 18% लगा दिया उन्होंने, 10 गुना बढ़ाओगे तब जाके बैलेंस होगा। तब आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है, तब बैलेंस होगा, नहीं तो नुकसान आपका। नहीं तो यहां पे जॉब्स की बजाय अमेरिका में जॉब क्रिएशन होगी वहां की इंडस्ट्री में, चाहे गारमेंट इंडस्ट्री हो चाहे बाकी इंडस्ट्रीज हो। यहां के किसान की बजाय वहां के किसान को प्रॉफिट होगा हमारा। तो ये इस सौदे में कोई एक बात सरकार बताए जो पैरिटी की हो, हिंदुस्तान में
वायदे की हो, पैरिटी अमेरिका के साथ छोड़ो, बांग्लादेश के साथ भी पैरिटी, वही बता दो कि बांग्लादेश से बना हुआ कपड़ा अगर 0% पे जा रहा है अमेरिका में, तो हमारे देश से बना हुआ कपड़ा, क्या कोई यहाँ पे कोई ऐसी कोई कमी है हमारे देश के कपड़े में कि हमारे देश से बना हुआ कपड़ा अमेरिका जब लेगा तो 18% पे लेगा और हमको फिर भी अमेरिका का धन्यवाद करना होगा? ये क्या मजबूरी? कौन सा ऐसा दबाव है? कौन सी ऐसी मजबूरी? क्या कारण है कि भाई ये फैसला हुआ? क्या हमारे देश का मक्का किसान, क्या हमारे देश का मखाना किसान, क्या हमारे देश का कपास किसान, क्या हमारे देश का फल फ्रूट नट उत्पादक किसान, क्या हमारे देश का ज्वार किसान, क्या सबको वो जो उसकी जो पैदावार है वो हमारे देश के लोगों के लायक नहीं है? जो बाहर से सरप्लस होने के बावजूद भी बाहर से आप ला रहे हैं, ये बड़े प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब हमें जो है जनता के बीच में जाके हम ये प्रश्न लेके जाएंगे। बाकी प्रश्नों पे ही आगे हैं तो आपसे प्रश्न कुछ ले लेते हैं। यही हमारी प्रेस वार्ता थी। प्रेस नोट हमारी एआईसीसी की तरफ से प्रकाशित प्रेस नोट आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऑफिस के माध्यम से जो ये राठौर जी हैं ये आपको सबको सर्कुलेट करा देंगे ताकि आप अच्छे से कवरेज करना। हमें पता है आप यहाँ से खबर अच्छी भेजेंगे, मगर हमें ये भी पता है कि ऊपर से आपके दबाव वगैरह रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये लड़ाई आप लोगों की भी जो है हम लड़ रहे हैं क्योंकि प्रजातंत्र बचाने के लिए, ये केवल देश बचाने के लिए। देश में प्रजातंत्र बचेगा, देश बचेगा तो आप लोग बचो। ये हमारे आपकी भी लड़ाई है, तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से कवरेज दिलाएंगे। अब आपसे प्रश्न होंगे। धन्यवाद। कांग्रेस सत्ता में होती तो इस दिन को किन शर्तों पे स्वीकार करती सर अमेरिका के साथ? देखिए, जो पहले जो सत्ता थी उन पे हमारे समय कांग्रेस वो पार्टी है, हमारे देश की संप्रभुता और सम्मान से कभी कांग्रेस ने समझौता नहीं किया। हमने ना तो किसी देश के कहने से कोई सीज फायर किया है और ना कभी किसी देश के कहने से अपने किसानों की और इंडस्ट्री के हितों की बलि चढ़ाई। जब 1971 में आज जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था बनी है, तब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं थी। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग देश के रूप में उस समय दुनिया के मानचित्र पे था, लेकिन सम्मान बड़ी चीज होती है। जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ और हमने ये कहा कि अगर ये इसी तरीके से इंदिरा जी ने कहा कि भाई उनकी तरफ से प्रोवोकेशन रहेगी और उनकी तरफ से रिफ्यूजी अगर आएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और हमने आक्रमण किया। और उस समय जब आक्रमण किया तो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने कहा कि सातवां लड़ाकू बेड़ा जो हिंद महासागर में है 10 दिन में ढाका पहुंच जाएगा, अपनी फौज के मतलब पीछे हटा लो। उस समय अमेरिका को ये कहा हमारे देश ने, इंदिरा जी नहीं बोल रही थी, वो भारतवर्ष बोल रहा था, 10 दिन में जब आप पहुंचोगे ढाका, आपका ढाका के तटों पे स्वागत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फौज करे तिरंगे झंडे के साथ आप भेजो। ये भारत कांग्रेस करती है। आप कांग्रेस किन टर्म में करती? कांग्रेस देश का सम्मान रख के, देश की संप्रभुता का ख्याल रख के और देशवासियों के हितों को रख के कदम उठाती। कांग्रेस ऐसे देश हित को बलि चढ़ाने वाली पार्टी नहीं है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब राष्ट्र सेलिब्रिटी, राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्थ है राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते चलने की विचारधारा, जो देश की आजादी के आंदोलन की भी रही और कांग्रेस की आज तक का है। सर, आखिर क्या मजबूरी होगी कि भारत ने डील की? क्या अमेरिका का फैसला होगा? क्योंकि कई सारे वीडियो सामने आए, चीजें आई जो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो रही है, तो आपको लगता है कि आपको इस तरह का फैसला होगा? देखिए, ये इस प्रश्न में उतर चुके हैं, इस प्रश्न में उतर चुके हैं। आपने खुद रिलक्टेंटली एक सवाल पूछा कि क्या दबाव होगा कि ये समझौता किया गया। एप्स्टीन फाइल पे भी पूरी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो पाई।
या आपने 2 सवाल एक साथ पूछे जैसे, तो प्रश्न में आपके मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अंदाजा है कि क्या हो क्या नहीं। देखिए क्या है क्या नहीं, ये जवाब भारत सरकार से हम मांगते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोकसभा में जब ये जवाब मांगने के लिए नेता विपक्ष राहुल जी खड़े हुए तो उनको बोलने नहीं दिया गया। वो जैसे ही नाम लेते थे, प्रधानमंत्री जी का नाम ले, नहीं, नो नो नो, पता नहीं क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी नाम नहीं। जैसे वो नाम लेते थे भारत अमेरिका की डील का, नो नो नो। जनरल नरवाने का नाम लेते थे, नो नो नो। एप्स्टीन फाइल का नाम लेते थे, नो नो नो। और फिर ये कहा गया, आसन से ये बात आई, मैं भी 22 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ, संसद का सदस्य हूँ, मेरा बड़ा तजुर्बा है। कभी पहले ऐसी बात नहीं सुनी, लेकिन इस बार एक बात सुनी कि सरकार से सहमति जिस विषय में बनाया उन्हें नेता विपक्ष वही विषय उठाए। अगर सरकार से सहमति बन के अगर नेता विपक्ष बोलेंगे तो फिर उस विपक्ष की क्या बात रहेगी, तो सत्ता पक्ष की बात है। फिर तो लोकतंत्र में आप विपक्ष रहित, लोकसभा विपक्षहीन लोकतंत्र का सपना देख रहे जो साकार हम नहीं होने देंगे, ये हमारी लड़ाई है वहां। लेकिन आपके कहीं ना कहीं जो आपने प्रश्न, ये जो सारे क्यों हुआ कैसे हुआ, सरकार से आज हम जवाब मांगते हैं। ये जो प्रश्न उठ रहे हैं इस तरह के, आप जैसे पत्रकार, ये पत्रकार ही नहीं, आप लोग जागरूक युवा पीढ़ी और युवा वर्ग हो, कोई जैनजी का है, आप जैनजी से 2-4-5 साल ऊपर होंगे, लेकिन शक्ल से लग रहा है हो सकता है जैनजी हो, तो आप कोई सारे जो पत्रकार पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि भाई क्या दबाव था, बांग्लादेश जैसी भी डील नहीं ले पाए, सारे देश के किसानों की, कृषि की, कपड़ा सेक्टर की, बाकी सेक्टर्स का के हितों की बलि चढ़ गई। 18% और हमारा उनका आएगा 0%, कहीं कोई समांतर ड्यूटी भी नहीं है। 500 बिलियन का आपको खरीदना भी है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी जो 500 बिलियन हम खरीदे भी, और उसके ऊपर उनकी प्रशंसा भी करनी पड़ रही है। तो ऐसा क्या बात थी, क्या दबाव था, ये पूरा देश और आप जैसी जनरेशन ये सवाल पूछ रही है, हर तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या देखिए, ये मैं कोई इसको बहुत बड़ा राजनीतिक विषय तो नहीं मानता, मैं यही कहूंगा कि I myself started as a software engineer. I worked with Infosys for many years before entering politics. Even back then, and this is especially true after 80s, Rajiv ji laid the foundation, and in certain sectors, IT sector, tech sector, software sector, development sector, India has been a global leader. China was nowhere in the scene when I was working with Infosys 2 decades back when I entered politics. So India has been a dominant player in these sectors. For people like Galgotia University or anybody to get China in the debate by their foolishness at the AI summit which is being held in India, it is I think quite unfortunate. What can I say? Very unfortunate. In this certain sectors, India has been known globally to be ahead of China, and that is where the government should. That is what Rahul ji also said. Data. Now AI and data is the next tech, and in these, like we dominated IT, software, tech sector, the foundation of which was laid during Rajiv ji's time. All these giants were created, Infosys, Wipro, Satyam, etc. Now, we needed another set of these. We needed to dominate the AI and data revolution in the world also. We could have done it. As a software engineer, tech background, I can say we could have done it. We had that. मगर देश किसी और तरफ लेके जा रही है सरकार, देश किसी और दिशा में लेके जाएगी, तो फिर तो ये इस तरह की बातें जब आएंगी
तो ये वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये इस सरकार को संदेश भी है, सांकेतिक भी बात है कि ये सरकार अपनी जो दिशा है उसके बारे में सोचिए। सर, आप क्योंकि हरियाणा से आते हैं, कई किसान संगठन इस ट्रेड डील को अपोज करेंगे और कई तरह से एजुकेशन होगा, क्योंकि कई क्रॉप्स के जो दाम है वो एमएसपी से भी कम हो गए बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट फियर्स। तो क्या आप ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन किसान संगठनों का साथ देगी? बिल्कुल देंगे। या आप उनको कहिएगा कि वो देशव्यापी इस तरीके से एजुकेशन करे या नहीं, वो हम नहीं बताते। पिछली बार भी हमने नहीं कहा कि वो क्या एजुकेशन है। पिछली बार जब 3 कृषि कानून आए थे, काले कृषि कानून, और देश के किसान ने खास तौर पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और देश के किसान ने आंदोलन किया। दिल्ली के चारों तरफ आपने देखा 750 किसानों की जान गई। आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई किसान के सामने ऐसी नौबत दोबारा ना आए कि किसान को सड़क पे आना पड़े। किसान यूनियन और किसान आंदोलन जो करेंगे उनका लोकतंत्र अधिकार है, और एक राजनीतिक दल और एक प्रजातांत्रिक दल होने के नाते, प्रजातंत्र में विपक्ष होने के नाते उनका पूर्णतः समर्थन देना हमारा भी अधिकार है। लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। सरकार को मेरी भाषा समझ भी आ गई होगी थोड़ी बहुत, तो लड़ाई लड़ी जाएगी। बाद में हमारे सम्मानित 3 विधायक जुड़े हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। अभिषेक रंजन जी के, सुरेंद्र कुशवाहा जी के और हमारे मनोज विश्वास जी, मैं स्वागत करता हूँ। अब इसी के साथ इस वार्ता की समाप्ति की जाएगी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।